आदित्यनाथ ने कैराना शामली में पलायन के बाद वापस लौटे परिवारों से की मुलाकात। कहा 2017 के बाद प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से एक क्षेत्र में आई है शांति। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को वितरित की डिग्रियां और साथ ही की पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान पीठ की घोषणा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 के लिए 141 लोगों को और वर्ष 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। 7 लोगों को पद्म विभूषण और 16 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से किया गया सम्मानित। उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी अगले 45 दिनों में कई बड़ी परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे शुभारंभ। 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखेंगे आधारशिला। और यूपी बोर्ड की 2022 की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन। जिन छात्र छात्राओं ने अब तक फॉर्म नहीं भरा उनके लिए आज है अंतिम मौका। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली के एक दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने शामली जनपद के कैराना कस्बे के उन परिवारों से मुलाकात की जो दंगे के बाद पलायन कर गए थे लेकिन अब वापस आ चुके हैं। कैराना वही क्षेत्र है जहां सपा शासन में दंगे भड़के थे जिसके बाद तमाम लोग पलायन कर गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से क्षेत्र में शांति लौटी है। सीएम योगी आज से 15 नवंबर तक पश्चिमी यूपी में कई जनसभाएं करेंगे। सरकार की 2017 में आने के बाद से जो नीति रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र रहा है सबका साथ सबके विकास का, तो हम विकास भी सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे, लेकिन बगैर तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करने के अपने संकल्प के साथ ही आज हमारी सरकार और मैं स्वयं यहां पर आया हूं और मैं फिर इस कस्बे के सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे बेझिझक यहां पर अपने पूर्वजों की भूमि पर रहें। यहां की विरासत को संरक्षण करना और साथ साथ यहां के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है। सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वे लोग फिर से यहां पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यहां पर रह सके। प्रयागराज में आज केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उपाधि प्राप्त छात्रों को डिग्री और मेडल प्रदान किए। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आशीष कुमार चौहान, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल रहे। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के मेधावियों को मेडल और पीएचडी की उपाधि दी गई। आयोजन में कुल 263 छात्रों को अलग अलग श्रेणी में मेडल प्रदान किए गए। केंद्रीय मंत्री ने विश्वविद्यालय के 3 नवनिर्मित इमारतों का उद्घाटन भी किया, जिसमें महिला छात्रावास, इंटरनेशनल हॉस्टल और एक्टिविटी सेंटर शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थी आज से एक नई भूमिका में देश और मानवता के विकास में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्ष 2020 के लिए 141 लोगों को और वर्ष 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। पंडित छन्नूलाल को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा। दिवंगत अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पीवी सिंधु को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7 लोगों को पद्म विभूषण और 16 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर उनको जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई अन्य भाजपा नेता भी लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे। उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी अगले 45 दिनों में कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे और काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर की सौगात देंगे। इस महीने सबसे पहले पीएम मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। अपने यूपी दौरे पर 19 नवंबर को पीएम मोदी झांसी आएंगे, जहां पर वो रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की झांसी किला परिसर में रैली की तैयारी भी चल रही है। झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नल के जरिए जल योजना समेत कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। डिफेंस कॉरिडोर के तहत पीएम मोदी झांसी नोट में निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 20 नवंबर को लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह के साथ पुलिस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 25 नवंबर को जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे और फिल्म सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी में अभी तक के कामकाज पर संतोष जाहिर किया तो भविष्य के लिए भी एक रोड मैप सामने रखा है। पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा है कि भाजपा किसी परिवार की पार्टी नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पीएम मोदी ने 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने की संभावना जताई है। आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव और देश के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन के लिए रविवार को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पहली बार ये बैठक हाइब्रिड मोड में हुई, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों ने व्यक्तिगत रूप से शिरकत की, तो वहीं बड़ी संख्या में पार्टी के नेता वर्चुअल तरीके से भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकारिणी समिति की बैठक शुरू होने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की, तो उद्घाटन भाषण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण दिया तो कार्यकर्ताओं को तमाम मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन का विश्वास का सेतु बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी कोई एक परिवार से जुड़ी नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से पार्टी आगे बढ़ी है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर
कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, बल्कि पार्टी की ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। बैठक में उन 5 राज्यों जहां चुनाव होने हैं उस पर खास चर्चा हुई। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों ने बैठक में अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सरकारों ने अच्छा काम किया है और जनता के विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें आगे भी जनता का समर्थन मिलता रहेगा। सभी 5 मैंने कहा राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में जेपी नड्डा की पूरी टीम ने बेहतरीन काम किया। बैठक में कोरोना महामारी, COP26 और आर्थिक पहलों पर कार्यकर्ताओं को किताब वितरित की गई। बैठक में पार्टी ने उन राज्य सरकारों पर भी हमला बोला जिन्होंने केंद्र की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के बाद भी अपने राज्यों में वैट नहीं कम किया। पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में ये विषय है और निश्चित रूप से जो राज्य हमेशा पेट्रोल डीजल की कीमतों को बताते हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा राहत दी गई है, तो जो लोग नहीं कम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उनको जवाब देना चाहिए। इस बैठक में कोविड दिशा निर्देशों को देखते हुए भाजपा के कई नेता वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। इसमें वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित तमाम राज्यों से भी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दिल्ली में पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोरोना के खिलाफ देश की सफल जंग से लेकर जम्मू कश्मीर में स्थापित हो रही शांति पर भी चर्चा हुई, तो वहीं पार्टी के विस्तार की रूपरेखा पर भी बात हुई। साथ ही तमाम सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी मंथन हुआ। किन प्रमुख मुद्दों पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वैसे तो तमाम मसलों पर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री का खास तौर पर अभिनंदन किया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में देश की अगुवाई करने और 100 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगाने के लिए बैठक में पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया गया। कोरोना के समय सड़क पर नहीं दिखाई दिए, मगर ट्विटर के द्वारा हर संकोच के माहौल पैदा करने के लिए ऑपोजिशन के रोल के ऊपर भी इस रेजोल्यूशन में है। ये सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने की सामूहिक प्रयास है, प्रचेष्टा है, डिटर्मिनेशन है। आज माननीय प्रधानमंत्री उसी को नेतृत्व करते हुए हम सभी के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। कार्य समिति उनकी उस पहल को देश की ओर से और विशेष करके पार्टी की ओर से आभार प्रकट किया। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राजनीतिक प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद से राज्य में विकास कार्यों में आई तेजी और आतंकी वारदातों में आई कमी का खास तौर पर जिक्र किया गया। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत की पहल, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना और किस तरह भारत के युवा आज रोजगार पाने के लिए प्रयास करने के बजाय रोजगार का सृजन कर रहे हैं, इन मुद्दों पर भी चर्चा की गई। राजनीतिक प्रस्ताव में बंगाल में चल रहे राजनीतिक हिंसा की निंदा की गई है। पार्टी हिंसा के शिकार हुए कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी है। पार्टी के अध्यक्ष जी Nadda ji had very clearly explained what kind of and what level of violence, not even leaving women, the violence, political violence, which has happened, on which every speaker and also the political resolution has come out strongly saying we shall stand by every worker of the party, we shall seek justice through the court. प्रस्ताव में केंद्र में 2014 के बाद से सरकार के कामकाज में आई पारदर्शिता का जिक्र किया गया। साथ ही इस बात को उपलब्धि के तौर पर सामने रखा गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार के सत्ता में आने के बाद से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने स्वागत भाषण में गुरुद्वारे में चलने वाले लंगरों को केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी मुक्त किए जाने का स्वागत किया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों की खास तौर पर चर्चा की गई और सरकार का आभार व्यक्त किया गया। यूपी बोर्ड की 2022 की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है। जिन छात्र छात्राओं ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है वो आज यूपी बोर्ड परीक्षा फॉर्म अवश्य भर दें। बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा फॉर्म और कक्षा 9 और 11 के अग्रिम पंजीकरण की आखिरी तारीख 8 नवंबर तक बढ़ाई थी। इससे पहले अंतिम तिथि 19 अक्टूबर थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2021 तक मिले ऑनलाइन आवेदन में हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों की संख्या पिछले साल से लगभग 5 लाख कम थी। इसके चलते 8 नवंबर तक तिथि बढ़ाई गई। 9 से 14 नवंबर तक छात्र छात्राओं के विवरण जांच कर उसे अपडेट करने का अवसर प्रधानाचार्यों को मिलेगा। इस दौरान किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड नहीं किया जाएगा। कानपुर नगर में विकास को गति और जनपदवासियों के साथ सरकार के सपनों को साकार करती निर्माणाधीन मेट्रो ट्रेन की कार्य प्रगति का कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने निरीक्षण किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव के साथ मेट्रो कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर बैठक की। पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने मेट्रो कार्य की सराहना करते हुए कहा कि कानपुर की मेट्रो लगभग बनकर तैयार है और इसका ट्रायल रन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 10 नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इसको 31 दिसंबर तक प्रारंभ कर दिया जाए। मेट्रो कानपुर की बनकर लगभग तैयार है। इसका ट्रायल रन 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुबह 10 बजे यहाँ पर किया जाएगा। 31 दिसंबर तक हमारा लक्ष्य है कि इसको प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि ट्रायल रन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के कुछ कंसर्न्स होते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर होता है उसको करने के लिए, लगभग उसमें 1.5 महीना लगता है। लेकिन मेट्रो कानपुर के तैयार है और मेरे को इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन ने जितनी तेजी के साथ यहाँ पर काम किया, देश में किसी भी स्थान के ऊपर इतनी तेजी के साथ काम नहीं हुआ। लगभग 32.4 32 किलोमीटर की ये मेट्रो है। पहला फेज IIT से मोती झील का अभी चालू हो जाएगा। दूसरा फेज मोती झील से लेकर नौबस्ता तक का, और बर्रा से तीसरा फेज वहाँ पर चालू होगा। ये अभी 23 किलोमीटर का लगभग उम्मीद है कि 2-2.5 साल में शुरू हो जाएगा और जल्द ही साइमल्टेनियसली दूसरे ट्रैक के ऊपर भी, दूसरे स्पैन के ऊपर भी काम शुरू होगा। और अब बात छठ पर्व की। इस बार छठ पर्व का पहला सूर्य अर्घ्य आगामी 10 नवंबर को शाम के समय दिया जाएगा और अंतिम अर्घ्य 11 नवंबर को सूर्योदय के समय दिया जाएगा। 8 नवंबर को नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होगी और 9 नवंबर को खरना होगा। लखनऊ में यह पर्व गोमती के तट पर मनाया जाएगा। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने बताया कि कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्यदेव की विशेष उपासना की जाती है। महिलाएं व्रत रखकर संतान प्राप्ति और उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। गोमती के तट पर छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। इसी के मद्देनजर लखनऊ के जिलाधिकारी ने छठ पूजा मैदान का निरीक्षण भी किया और तैयारियों का जायजा भी लिया। यहाँ पर लगभग 1.5 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम मेरे साथ है, पूरा शासन प्रशासन मेरे साथ है, पुलिस प्रशासन मेरे साथ है और सब लोग मिलकर हम लोग के साथ सहयोग करते हैं और जो भी हम लोग बताते हैं वो पूरे उसमें सरकार और जिला प्रशासन सहयोग करता है। इसमें जो लोग पूजा करेंगे उनके लिए यहाँ फॉगिंग की व्यवस्था होगी, टीकाकरण की व्यवस्था होगी, मास्क की व्यवस्था होगी, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और इसके साथ ही उनके लिए गोताखोर की व्यवस्था होगी, स्टीमर की व्यवस्था होगी, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होगी। रास्ता जो है यहाँ वन वे होगा, एक तरफ से लोग छठ पूजा आएंगे, दूसरी तरफ से चले जाएंगे, रास्ता जाम न हो। ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 20-22 मिनिस्टर आ रहे हैं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको भी आने की संभावना है। माननीय राजनाथ सिंह जी वर्चुअल संबोधित करेंगे। नहाय खाए के साथ आज से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। छठ पर्व को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। छठ व्रती छठ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं, साथ ही उससे जुड़े सामानों की खरीदारी भी कर रहे हैं। सूर्योपासना और लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा। इसको लेकर छठ व्रती तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बहुत एकदम पवित्र होना चाहिए। जो खरना नहाने खाने के दिन से शुरू होता है वो लास्ट में इसके पारण के दिन तक मतलब कि हम लोग को एकदम पवित्र रहना है।
छठ को लेकर बाजारों की भी रौनक बढ़ गई है। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामानों की खरीदारी के लिए बाजारों में काफी रौनक दिख रही है। आस्था के आगे तो फीकी पड़ रही है, चाहे जितना भी महंगाई हो, वो जब व्रत करते हैं तो उसको लेना ही है। दुकानदार भी ज्यादा नफा नुकसान की चिंता किए बगैर छठ व्रतियों को जरूरत की चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। कर जो पहले दाम सस्ता में बेच रहे तो अभी भी सस्ता में बेच रहे हैं। जो पहले का रेट था 3 साल पहले उसकी अभी भी रेट वही रेट बेच रहे हैं। जैसे कोई कहता है अभी 55 में नहीं है 50 दे 50 ले जाओ 50 दे, वो कहता कम करा दो 10-20 वो भी कम कर देते हैं। नेम धर्म के पर्व छठ में कई छोटी बड़ी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन रांची के बकरी बाजार समेत कई दूसरी जगहों पर छठ को लेकर विशेष बाजार लगाए जाते हैं, जहां एक ही स्थान पर व्रतियों को सारे सामान उपलब्ध हो जाते हैं। जनपद शामली के थाना भवन में परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते हुए रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी जनता से रूबरू हुए। अपने संबोधन में श्री चौधरी बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को किसानों के दर्द का कोई भी अनुमान नहीं है। वहीं जयंत चौधरी को शामली जिले के समर्थकों ने मंच पर करीब 12.5 लाख रुपए, पगड़ी, चांदी का हल और तलवार भी भेंट की। हमने अपने मुद्दे तय कर लिए, हमने अपने मुद्दे घोषित कर दिए। अभी कोई पार्टी मुद्दों की बात नहीं कर रही। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलाने की बात, किसानों को उचित मूल्य दिलाने की बात और महिलाओं को सुरक्षित रखना, 50% महिलाओं के लिए कोटा, जो वृद्धा पेंशन मिलती है 3 गुना उसको करना ताकि हम बुजुर्गों का ख्याल रख पाए। कई बातें हमने रखी हैं। आ रहे हैं, उनका जनपद उनका प्रदेश है, उनकी जवाबदेही है, लोग हिसाब लेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अम्बेडकर नगर जिले में एक जनादेश महारैली को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बसपा से निष्कासित किए गए 2 कद्दावर नेता रामअचल राजभर और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने किए गए वादों पर कायम नहीं रह सकी। सरकार ने न तो किसानों की आय दोगुनी की और न ही नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया। रैली में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, राममूर्ति वर्मा समेत कई अन्य सपा नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने रविवार को वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में चल रहे कॉरिडोर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अवनीश अवस्थी ने निर्देश दिए कि कॉरिडोर का निर्माण कार्य 15 दिसंबर से पूर्व हर हालत में पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कनाडा से आने वाली माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा को स्थापित करने के संबंध में स्थानीय अधिकारियों से विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा कनाडा से दिल्ली आएगी और दिल्ली से शोभा यात्रा के जरिए वाराणसी लाई जाएगी और अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा को देवोत्थानी एकादशी के दिन विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में विधिवत स्थापित किया जाएगा। दिल्ली के सफदरगंज से चली रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन आज अयोध्या पहुंच गई। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी का भी गुणगान किया। श्रद्धालुओं ने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों का दर्शन पूजन करवा रही है, ये बहुत ही सुखद बात है। रामायण सर्किट ट्रेन के अयोध्या पहुंचने पर रेलवे और आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने फूलों से भव्य स्वागत किया। ट्रेन से आए 132 श्रद्धालुओं को बस के द्वारा अयोध्या धाम ले जाया गया, जहां वो रामलला, हनुमानगढ़ी और अन्य मंदिरों का दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये ट्रेन 17 दिनों की यात्रा में 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 17 दिनों की यात्रा में अयोध्या, सीतामढ़ी और चित्रकूट सहित कई प्रमुख स्थानों पर जाएगी। कि आज हमें ये सौभाग्य मिला है जिसकी वजह से हम यहाँ अयोध्या आए हैं और रामचंद्र जी के रामलला के दर्शन करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। योगी जी के यहाँ आने के बाद भी हमारा अयोध्या में जो स्वागत हुआ है बहुत अच्छा लगा। हमें अयोध्या में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि आगे हम जिन मंदिरों में जाएं और उन्हें देखें, क्योंकि मेरा ये अयोध्या में आने का पहली बार है। मैं इससे पहले कभी अयोध्या आई नहीं हूं और मैं चाहती हूं कि मेरा अनुभव भी बहुत ही अच्छा रहे ताकि मैं जाकर और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकूं। हिंदी के युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का 24वां स्मृति दिवस कल रायबरेली में धूमधाम के साथ मनाया गया।
राष्ट्रीय स्मारक समिति के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने बताया कि आचार्य द्विवेदी युग प्रेरक सम्मान, नई दिल्ली के पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी को, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी लोक सेवा सम्मान, महाराष्ट्र के कोरोना योद्धा दंपति राहुल टिवरेकर और श्रद्धा श्रृंगारपुरे को, जिन्होंने कोरोना काल में आदिवासी क्षेत्र में जाकर लगभग 2000 बच्चों की शिक्षा का कार्य अपने संसाधनों से किया। इसके साथ ही लखनऊ में कोरोना से लगभग 2900 मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाली योद्धा वर्षा वर्मा का नागरिक अभिवादन किया गया। इन सभी को संस्था की ओर से प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र के साथ ही नेक कार्य को जारी रखने के लिए नकद राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान आचार्य महावीर प्रसाद पथ स्मारिका का भी विमोचन किया गया। कोरोना काल में बहुत सारी आई, घर पे लोग भूखे मर रहे थे, फिर भी शर्म के मारे खाना नहीं मांगने आ रहे थे, खाना लेने नहीं जा रहे थे, अनाज लेने नहीं जा रहे थे। हमको पता चल रहा था, किसी माध्यम से पहुंचा रहे थे। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते थे कि हमारे लोग फंसे हुए हैं। हमको अच्छा लगता था उन लोगों तक पहुंच करके उन लोगों को फ़ोन करना कि आपके लोग सुरक्षित हैं। जनपद कानपुर में जीका वायरस संक्रमण स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। वहां जीका वायरस संक्रमित 13 नए मरीज पाए जाने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 79 पहुंच गई है। जीका वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर निगम में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारी संक्रमण नियंत्रण के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। कानपुर नगर के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर टीम के साथ निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा साफ सफाई रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। स्थिति को काबू करने के लिए टीम गठित कर संभावित संक्रमित व्यक्तियों के नमूनों की जांच भी की जा रही है। जनपद कानपुर नगर में आज दिनांक 6 नवंबर 2021 तक जीका वायरस के कुल 79 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। प्रत्येक पॉजिटिव केस को हेल्थ डिपार्टमेंट के आरआरटी टीम के द्वारा घर घर जा करके उनका विजिट करके उनका वाइटल्स लिया जा रहा है और उनको जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में सलाह भी दिया जा रहा है। सोर्स रिडक्शन, साफ सफाई और सैंपलिंग का कार्य लगातार जारी है और जो जीका पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लगातार उनसे फीडबैक लेने के लिए, उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग करने के लिए ICCC में जीका कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिनके द्वारा सुबह और शाम जीका पॉजिटिव पेशेंट से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत की जा रही है और उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। जीका के रोकथाम हेतु आप सब लोगों से अपेक्षा है कि घर के अंदर साफ पानी एकत्रित ना होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। प्रदेश सरकार, शासन, प्रशासन और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की तरफ से जो भी आदेश आते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उस स्टेप लेते हैं। कानपुर के बाद कन्नौज में भी जीका वायरस का पहला मामला आने के बाद स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले में लगातार बुखार के बढ़ रहे मरीजों की जांच उच्च स्तर पर करवाई जा रही थी। बीते कुछ दिन पूर्व करीब 30 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से एक युवक के यूरिन में जीका वायरस होने की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य महकमा लगातार क्षेत्र में लोगों की सैंपलिंग कर रहा है। कन्नौज सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व 30 सैंपल बुखार से ग्रस्त रोगियों के भेजे गए थे, जिनमें से एक युवक के यूरिन में थोड़ा सेंट सेक्शन पाया गया। सीएमओ ने बताया कि जीका वायरस सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं में होता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर इस समय सावधानी बरतनी होगी। केवल हेडलाइन